हेलो फ्रेंड्स, कल हमने न्यूक्लियोटाइड के बारे में आपको बताया था, लेकिन कुछ दिक्कतें हुई थी। इसमें वॉल्यूम लास्ट में नहीं सुनाई पड़ रहा था, तो हम उसको थोड़ा सा रिपीट कर रहे हैं कि जो हमने फिगर बनाया था उसमें दिखाया था कि पहला एंगल बताया था 36 डिग्री, दो का बताया था 72 डिग्री, यानी एक न्यूक्लियोटाइड का जो एंगल है, ईच न्यूक्लियोटाइड make an angle of 36 degree, and when the two nucleotides are makes angle of 72 degree, when 10 nucleotides are attached, then the rotation of 360 degree complete हो जाता है रोटेशन। ये हमने बताया था। उसके बाद यहाँ पर हमने ये बताया, फिर हम यहाँ बात कर रहे थे कि डीएनए डबल हेलिकल होता है, द्विकुंडलित मॉडल होती है, और इसमें बताया था हमने दो कुंडलित मॉडल होता है, जिसमें हमने बताया था इसका जो डायमीटर होता है 20 एंगस्ट्रॉम का होता है, रेडियस जो होता है 10 एंगस्ट्रॉम का होता है, एक डंडे के बीच की दूरी, एक डंडा मतलब एडेनिन, दो हाइड्रोजन बॉन्ड थायमीन, ग्वानिन, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड साइटोसिन, और दोनों छोर पर शुगर और ये फास्फेट, शुगर और ये फास्फेट। तो ये दो डंडों के बीच की दूरी इसके उसके बीच की हुई, यानी 3.4 एंगस्ट्रॉम, और 10 डंडों के बीच एक पूरा कंप्लीट रोटेशन होता है, 360 का कंप्लीट रोटेशन होता है। उस 10 डंडों के बीच की दूरी 34 एंगस्ट्रॉम होती है। अब बात यहां पर आई कि डीएनए द्विकुंडलित मॉडल की खोज वाटसन एंड क्रिक नामक वैज्ञानिक ने की थी। इन्हें इस पर नोबेल प्राइज मिला था। वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए डबल हेलिकल मॉडल की खोज की थी। तो डीएनए जनरली द्विकुंडलित संरचना होती है, लेकिन अपवाद है यहाँ पर एक सिंगल हेलिकल भी होता है डीएनए, एक ऐसे भी होता है, सिंगल हेलिकल भी होता है, और वो होता है 5-174 बैक्टीरियोफेज। जनरली डीएनए डबल हेलिकल होता है, लेकिन सिंगल हेलिकल होता है 5-174 बैक्टीरियोफेज वायरस में। अब आरएनए की बात करेंगे। आरएनए सिंगल हेलिकल होता है, लेकिन रियो वायरस तथा वाउंड ट्यूमर्स वायरस में आरएनए डबल हेलिकल होता है। ये भी एक्सेप्शनल है, अपवाद है, एक्सेप्शन है। तो डीएनए भी एक एक्सेप्शन है। 5-174 बैक्टीरियोफेज में डीएनए सिंगल हेलिकल, जनरली डीएनए डबल हेलिकल होता है। वैसे आरएनए सिंगल हेलिकल होता है, लेकिन रियो वायरस और वाउंड ट्यूमर वायरस में आरएनए डबल हेलिकल होता है। अब बात आई, ये तो डीएनए की बात हो गई। अब हम आपके डेरिवेटिव्स की बात करेंगे। डेरिवेटिव्स जो होते हैं, 4 टाइप ऑफ सब्सटेंसेज आर डेराइव्ड फ्रॉम द न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड से 4 प्रकार के सब्सटेंस को डेराइव किया गया है, या 4 प्रकार के पदार्थों को लिया गया है। पहला है रिच एनर्जी कंपाउंड, यानी कि जिसमें ऊर्जा अधिक होती है। सेकेंड है साइक्लिक एएमपी यानी सीएमपी, और तीसरा है हाइड्रोजन कैरियर। हाइड्रोजन कैरियर में एनएडी और एफएडी होता है। एनएडी निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। एनएडी का फुल फॉर्म होता है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, और एफएडी भी यानी फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये दोनों हाई एनर्जी कंपाउंड होते हैं और हाइड्रोजन कैरियर होते हैं। अब चौथा है न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए और आरएनए। ये डेरिवेटिव्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड के। अब यहां पर बात हम जो बना रहे हैं, यहां पर हम देख रहे हैं सॉरी, एडेनिन से जब रिबोस शुगर जुड़ता है तो बनता है एडेनिन से, यहां पर देखिए पेंटोस शुगर है और ए लिखा है, ए का मतलब यहां पर एडेनिन से है। एडेनिन से पेंटोस शुगर जुड़ रहा है, यानी रिबोस शुगर जुड़ रहा है, तो डीएनए प्लस रिबोस। लेकिन यहां पर डीएनए रिबोस के बाद आपको पता होगा कि न्यूक्लियोटाइड बनने के लिए फास्फेट ग्रुप भी जुड़ता है। तो जब फास्फेट ग्रुप बेस एडेनिन बेस हो गया, फिर शुगर हो गया रिबोस, और जब फास्फेट ग्रुप जुड़ जाएगा तो बनेगा न्यूक्लियोटाइड। तो यहां पर देख लीजिए एडेनिन प्लस रिबोस ये है। फिर देखिए इसमें सेकंड स्टेप में हमने इस फास्फेट ग्रुप जोड़ा है। फास्फेट ग्रुप में यहां पर माइनस चार्ज होता है, यानी निगेटिव चार्ज होता है, तो फास्फेट ग्रुप जुड़ रहा है एडेनिन से।
तो एडेनिन से जब फास्फेट ग्रुप जुड़ता है तो यहां पर हम बता दें कि व्हेन द फर्स्ट फास्फेट ग्रुप आर अटैच्ड टू द फिफ्थ कार्बन एटम, ये फर्स्ट फास्फेट ग्रुप, ये फिफ्थ कार्बन, ये पहला कार्बन, ये दूसरा, तीसरा और चौथा, ये पांचवा कार्बन, तो फिफ्थ कार्बन एटम पर फास्फेट ग्रुप जुड़ता है। तो यहां आपको मालूम है कार्बन में भी निगेटिव चार्ज होता है और ऑक्सीजन भी निगेटिव चार्ज होता है। तो व्हेन द फर्स्ट फास्फेट ग्रुप अटैच टू द ऑक्सीजन ऑफ फिफ्थ कार्बन एटम, फिफ्थ कार्बन एटम के ऑक्सीजन से जुड़ रहा है, तो यहां पर क्या होता है कि जब दोनों निगेटिव चार्ज होते हैं तो यहां पर बड़ा तेज रिपल्सन होता है। जैसा कि आपने चुंबक के प्रयोग में फिजिक्स में देखा होगा, ये नॉर्थ और साउथ पोल अलग तो आप अट्रैक्शन होगा, लेकिन जब नॉर्थ पोल को आप चुंबक के ले जाते हैं एक साथ तो रिपल्सन होता है, बाहर को फेंकता है। साउथ को यदि आप ले जाते हैं चुंबक को पोल्स को तो भी रिपल्सन होता है। तो यहां पर क्या है कि फास्फेट भी निगेटिव चार्ज होता है और कार्बन में निगेटिव चार्ज होता है, तो दोनों में निगेटिव चार्ज होने के कारण ये आपस में जुड़ नहीं पाएंगे, एक रिपल्सन फोर्स लगेगा यहां पर, यानी रिपल्सन टेक्स प्लेस। अब ये रिपल्सन फोर्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए भाई किसी चीज को जब पॉजिटिव निगेटिव अब आप जोड़ रहे हैं तब तो जुड़ जाएगा, लेकिन जब निगेटिव आप चुंबक के प्रयोग को देख लीजिए, आपको ताकत लगानी पड़ती है, एनर्जी लगानी पड़ती है। तो जब यहां पर पांचवें कार्बन एटम से जब फास्फेट ग्रुप जुड़ रहा है और फास्फेट भी निगेटिव चार्ज है और कार्बन निगेटिव चार्ज है, तो दोनों निगेटिव चार्ज आपस में जुड़ेंगे नहीं। जोड़ने के लिए हाई एनर्जी चाहिए, जोड़ने के लिए क्या चाहिए? हाई एनर्जी। तो यहां पर आप देख रहे हैं जो हाई एनर्जी बॉन्ड होता है ऐसे बनाते हैं, हाई एनर्जी बॉन्ड को हम इस तरह बनाते हैं। तो देखिए यहां पर बॉन्ड हाई एनर्जी बॉन्ड दिखाया गया, यानी दोनों निगेटिव चार्ज होने के कारण एनर्जी हाई एनर्जी बॉन्ड यहां चाहिए, यानी कि पहला फास्फेट ग्रुप जोड़ने के लिए 2200 कैलोरी एनर्जी की आवश्यकता होती है, क्योंकि दोनों निगेटिव चार्ज होते हैं, यानी कि व्हेन द फर्स्ट फास्फेट अटैच टू द ऑक्सीजन ऑफ fifth carbon atom, then the repulsion takes place, which is neutralized by supplying 2200 कैलोरी ऑफ एनर्जी। जब 2200 कैलोरी एनर्जी दी जा रही है तब ये निगेटिव आपस में, यानी हाई एनर्जी देने पर ये आपस में जुड़ेंगे और तब बनेगा एएमपी, एक फास्फेट ग्रुप जुड़ा है, एडिनोसिन मोनोफास्फेट बन गया। इसके बाद क्या होता है? द अटैचमेंट ऑफ सेकेंड फास्फेट ग्रुप रिक्वायर्ड 6000 कैलोरी एनर्जी। सेकेंड फास्फेट देखिए यहां पे जुड़ रहा है, सेकेंड फास्फेट जब जुड़ेगा तो 6000 कैलोरी एनर्जी की जरूरत होती है सेकेंड फास्फेट जोड़ने के लिए, तब बनता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के बाद जब हम तीसरा फास्फेट ग्रुप इससे जुड़ता है तो देख लीजिए 8000 कैलोरी एनर्जी की जरूरत होती है, तब बन जाता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो टोटल एनर्जी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनने तक टोटल एनर्जी जो होती है कितनी होती है? 16200 कैलोरी, यानी 16200 कैलोरी, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कैसे हुई? 8000 के 6000 के और 2200, 8000 6000 2200, यानी कि टोटल हो गई यानी 16200 कैलोरी एनर्जी। तो ये हो गई टोटल एनर्जी इन एटीपी 16200 कैलोरीज। न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड ऑलवेज रिच एनर्जी कंपाउंड होता है और उसके अंदर न्यूक्लियोटाइड के अंदर 2200 कैलोरी एनर्जी पाई जाती है। तो न्यूक्लियोटाइड्स इज ऑलवेज रिच एनर्जी कंपाउंड एंड हैज 2200 कैलोरी एनर्जी। एनर्जी रिच कंपाउंड आर फाउंड व्हेन द ग्रुप having similar charge are joined with each other because of the energy that repulses to them. In order to overcome the repulsion force is stored as energy which can be used. यानी दोनों निगेटिव चार्ज वाले जब होंगे तो उनमें एक रिपल्सन फोर्स होगा, रिपल्सन फोर्स के कारण हाई एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। हाई एनर्जी की जो जरूरत होती है वो इसलिए वहां पर क्या होता है कि वो हाई एनर्जी
स्टोर्ड हो जाती है, तो एटीपी में सबसे ज्यादा एनर्जी यानी 16,200 कैलोरी एनर्जी पाई जाती है। तो ये एनर्जी रिच कंपाउंड की बात आज के लिए हो गई। थैंक यू, धन्यवाद।